यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको बता दें, इसके अंदर महत्वपूर्ण स्टार्टिंग बताएं तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है जहां यहाँ पर क्रिया कारक होते हैं जिनको हम अभिकारक भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिया कारक बोलो या फिर अभिकारक बोलो, एक ही बात है। और ये तीर का निशान बताता है कि यहाँ जो भी क्रिया कारक है, एक या दो से अधिक, वो उनमें अभिक्रिया हो रही है और फिर आगे कोई उत्पाद बन रहा है। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, है ना। ये तो है आपका रासायनिक अभिक्रिया का फॉर्मेट। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, जैसे मैग्नीशियम रिबन आपने लिया है ना, मैग्नीशियम रिबन, और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। जलाने के लिए हम इस त्रिभुज जैसे सिंबल का प्रयोग करेंगे, गर्म करने के लिए भी इसी त्रिभुज जैसे सिंबल का प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जलाया, ये बना आपका MgO बना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड बना, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब ये हो गया आपके क्रियाकारक। ये जो है आपके क्या है दोस्तों, क्रियाकारक या अभिकारक। और ये तीर का निशान अभिक्रिया संपन्न होने को बता रहा है। और यहाँ पर आपका ये जो बना है ये उत्पाद है, प्रोडक्ट। तो तीर के आगे के साइड में आपका प्रोडक्ट रहेंगे और तीर के यहाँ इधर स्टार्टिंग के अंदर क्रियाकारक या अभिकारक रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब, ये तो आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और यहाँ पर हम बात करेंगे रासायनिक संतुलित, हाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण की, संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करेंगे। यानी कि वो क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने वाली होगी। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगी, है ना। ये नियम कहता है कि जितना द्रव्यमान क्रियाकारक का होगा, क्रिया कारकों का होगा, है ना, जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का होगा ही उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। है ना। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं, और वो रासायनिक संतुलित समीकरण जो होगी द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित होगी। तो यहाँ पर एक और हम पॉइंट बता देते हैं आपको, उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं उसको, हिट एंड
ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि की बात करें तो समीकरण को, है ना, समीकरण को छोटे छोटे गुणांकों का उपयोग कर, छोटे छोटे गुणांकों का उपयोग कर संतुलित करने को, करने की क्रिया को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। है ना, जैसे दोस्तों अभी हमने लिखा मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो जैसे ये है मैग्नीशियम रिबन और ये है आपका ऑक्सीजन, इसको जलाएंगे अपन तो ये बनेगा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है आपका मैग्नीशियम और ये है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने कहा था कि जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का भी होगा। यहाँ पर Mg तत्व एक है, यहाँ पर भी एक है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व दो हैं, पर यहाँ पर ऑक्सीजन तत्व मात्र एक है। तो यहाँ दो और यहाँ एक, ये असंतुलित है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे गुणांकों का उपयोग करेंगे, उसको हम कहेंगे हिट एंड ट्रायल विधि। तो जैसे ये हो गया आपका, जैसे हम लिखे मैग्नीशियम और ये था आपका ऑक्सीजन, इससे बना था आपका MgO बना था, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इस O को दो करने के लिए हम यहाँ दो का गुणा करेंगे, तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन दो हो जाएगी, ये इससे गुणा होकर के दो हो जाएगा, बट ये दो इससे भी गुणा हो गया, अर्थात Mg जो है मैग्नीशियम वो भी दो हो गया, तो हम यहाँ पर भी दो का गुणा कर देंगे, जो क्या हो जाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगी। तो ये थी संतुलित रासायनिक समीकरण। और हम संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं, हाँ, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, ये भी गैस है, हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2। तो इससे क्या बनेगा दोस्तों, जल बनेगा, जिसको अपन कहते हैं H2O। H2O लिक्विड होता है। तो यहाँ पर H2 दो है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ ऑक्सीजन तत्व यानी कि अणु के रूप में है, ये ऑक्सीजन अणु के रूप में है, यहाँ पर तत्व के रूप में है, एक ही है, यहाँ पर दो है। तो इसको हम संतुलित करें, H2 जो है गैस आपकी दो है, मतलब H2 यानी कि हाइड्रोजन तत्व दो है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन ये भी दो है ना। तो गैस का बता रहा है ये जी। और आगे जा कर के आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर यदि इस O को दो करें तो यहाँ पर आपको दो को गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि ये दो यहाँ गुणा होकर के दो हो जाएगा, बट यहाँ दो का गुणा दो से चार हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, बट यहाँ पर दो ही है, इसलिए आपको यहाँ पर भी दो का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन भी आपका दो हो जाएगा। इस प्रकार ये थी आपकी हिट एंड ट्रायल विधि। और हम अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण के जो प्रतीक होते हैं उनके बारे में। जैसे हमने लिखा अभी ये जी फॉर गैस, और ये लिखा एल फॉर लिक्विड, है ना। तो आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रतीक हैं उनके बारे में।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीक, मतलब उनका प्रतीकात्मक निरूपण क्या है उसके बारे में। जैसे हमने लिखा H2, यहाँ G लिखा, इट मीन्स ये जो G है आपका गैस को बता रहा है ना। और यदि हम लिखें H2O और यहाँ लिखा हमने L, तो ये जो आपका L है ये लिक्विड यानी कि द्रव को बता रहा है, लिक्विड, L फॉर लिक्विड, लिक्विड यानी कि द्रव। अगर हम यहाँ पर ले लें Fe फेरस एल्यूमिनियम है, तो फेरस यानी कि यदि यहाँ पर S लगा दें तो ये जो आपका S है, S आपको बता रहा है ठोस को यानी कि सॉलिड, ठोस सॉलिड है ना। तो ये था आपका। और हम ऐसा भी लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हम FeSO4 है ना, FeSO4 ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है ये। और हम यहाँ पर ले रहे हैं AQ, क्या ले रहे हैं दोस्तों, AQ ले रहे हैं। Q का मतलब क्या है अपना यहाँ पर, द्रव से थोड़ा गाढ़ा द्रव, यानी कि ये बिल्कुल बहने वाला पदार्थ होगा पानी जैसा, और ये थोड़ा गाढ़ा होगा है ना। तो यहाँ पर लिख लें द्रव से थोड़ा गाढ़ा पदार्थ। ठीक है दोस्तों, ये तो था प्रतीकात्मक। और ये तीर का निशान अभिक्रिया संपन्न होने को बताता है, ये तीर का निशान अभिक्रिया को संपन्न होने को बताता है। और यहाँ होंगे आपके उत्पाद, और इधर स्टार्टिंग में आप लेंगे क्रियाकारक। और यहाँ पर ये त्रिभुज जैसा सिंबल किसी को गर्म करने को बताता है, गर्म करने या फिर जलाने को। ठीक है, और फिर इस तीर के ऊपर आप इस तरीके के भी सिंबल देखेंगे तो समझ जाना ये है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति को बता रहा है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति को ये बता रहा है। ये तो थे आपके प्रतीक। तो अब हम आगे बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, लगभग 8-9 प्रकार की होती हैं, उसको हम सीरियल से पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। पहले प्रकार में हम पढ़ेंगे संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया ये इसमें क्या होगा दोस्तों कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक, दो या दो से अधिक क्रियाकारक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये है आपका कार्बन यानी कि कोयला, जिसको हम कहते हैं कार्बन। ठीक है दोस्तों,
और ये कार्बन है, कोयला है, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं और ये बनेगा CO2, जिसको अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और फिर हम उस समय लिखा था जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद जल बनाते हैं, H2O लिक्विड। तो ये है आपकी एडिटिंग रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, है ना। दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और इसी के अंदर हम वियोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया जिस तरीके से यहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाकारक थे और वो एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसका जस्ट विपरीत हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा कि एकल उत्पाद होगा। ठीक है, एकल क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। है ना। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, एकल क्रियाकारक होगा, वो टूटेगा, हम तोड़ेंगे या फिर किसी माध्यम से टूटेगा और वो दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर इसी का प्रकार ले लेते हैं, फिर हम उदाहरण पे चलेंगे। इसके प्रकार कितने हैं दोस्तों, 3 प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला प्रकार हम कहेंगे पहला प्रकार हम कहेंगे, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि हम हमारी तरफ से ऊष्मा देंगे, उसको गर्म करेंगे हम हमारी तरफ से, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्रिया कारकों का वियोजन, ऊष्मा द्वारा होगा, है ना दोस्तों। क्रियाकारकों का वियोजन यानी कि क्रियाकारक टूटेंगे तो वो ऊष्मा के द्वारा टूटेंगे। क्रियाकारकों का वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको यदि अपन गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि गर्म करें या फिर ऊष्मा दें, तो ये CaO प्लस CO2 के रूप में वियोजित हो जाएगा। CaO जिसको अपन कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको तो आप जानते हैं, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार ये हमारा हो गया है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें हमने हमारी तरफ से ऊष्मा दी थी और इसको हमने तोड़ा था। इस यौगिक के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, CaCO3 आपका ये संगमरमर है, इसको हम संगमरमर कहते हैं। और CaO के बारे में आप ध्यान रखना है, ये बिना बुझा चूना है। हाँ, सीधा पूछ लिया जाता है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लिखेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड।
और संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा जाए CaCO3 लिखना है। तो ये हुई आपकी वियोजन अभिक्रिया की फर्स्ट रिएक्शन, उष्मीय वियोजन, हीट यानी कि हीट के द्वारा वो टूटेगी, है ना। दूसरी आप ध्यान रखना है, यहाँ आपका होगा विद्युतीय वियोजन। मतलब आप समझ गए होंगे कि विद्युत के द्वारा क्रियाकारकों का वियोजन होगा, विद्युतीय वियोजन। इस अभिक्रिया में क्रियाकारकों का वियोजन विद्युत द्वारा होता है। जैसे कोई भी पात्र लेंगे, उसमें हम जल लेंगे और जल में हम विद्युत प्रवाहित करेंगे कम वोल्टेज की। तो जैसे हमने लिया ये जल H2O और इसमें हमने क्या किया, विद्युत प्रवाहित की। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, H2 जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं और O2 जिसको हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं में विभक्त हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, है ना। इसका नाम लिखें तो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपका हो गया जल। तो विद्युतीय वियोजन हम क्या करेंगे, कोई भी एक पात्र लेंगे और उसमें हम पानी डालेंगे, फिर हम विद्युत प्रवाहित करेंगे। तो वो विद्युत प्रवाहित करने से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। यही है आपका विद्युतीय वियोजन। और ये हमने कहा 3 प्रकार की होती है क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो तीसरी है हमारी प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन मतलब क्रियाकारकों का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, है ना। क्रियाकारकों का वियोजन, क्रियाकारकों का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होता है ना। इस रिएक्शन में क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन के अंदर क्रियाकारकों का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो इसके लिए हम उदाहरण लिखें, जैसे AgBr। AgBr कहने का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड है और हम क्या कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश आपतित कर रहे हैं, HV, सूर्य का प्रकाश आपतित किया हमने और ये हमारा टूट जाएगा Ag यानी कि क्या होगा, ये ठोस रूप में हमारी चांदी मिलेगी हमको और Br2 के रूप में, Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस, Br2 कहने का मतलब ब्रोमीन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा AgBr था जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। और इसका आप ध्यान रखना है, पूछा जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है ना, उसमें यूज किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, AgBr का। और AgBr की जगह AgCl आ जाए तो भी आपको, यदि MCQ के अंदर पूछा जाए कि किसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, तो AgBr करो या फिर AgCl करो, है ना। तो ये थी आपकी वियोजन अभिक्रिया।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम चलते हैं आगे। ये हमारी रिएक्शन, इसके बाद की रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी दूसरे नंबर की वियोजन अभिक्रिया, और हम तीसरे नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंदर आपको ध्यान रखना होता है, जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेंगे, उस तरफ ऊष्मा का निर्माण होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, है ना। तो हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है या उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसको हम कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे हमने लिया CaO लिया, है ना, इसको हमने क्या कहा था, बिना बुझा हुआ चूना, कहने का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने मिला दिया जल के अंदर, पानी में डाल दिया इसको, और रिएक्शन होगी तो ये बनेगा CaOH पूरे के ऊपर 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है और रासायनिक ये सूत्र है। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि शुष्क बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये है, शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र ये है, उसका ये नाम है। तो इसको हम लिखेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम कहेंगे शुष्क बिना बुझा चूना। दोनों के बारे में अलग अलग आपको याद रखना है, पूछा जाता है MCQ प्रश्न के अंदर। तो ये थी हमारी तीसरी रिएक्शन। हम चौथी रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा खत्म होगी। जब उधर प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट बनने के साथ जो भी हम जैसे जल ले रहे हैं, जल हल्का गर्म होगा तो वो उधर ठंडा हो जाएगा। तो जैसे हम लिखें वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ, है ना, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा डिक्रीज होगी, ऊष्मा खत्म होगी, है ना, गर्म जो होगा, हीट जो होगी वो कम हो जाएगी। जैसे हमने लिया NH4Cl, जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड लिया और हम इसके साथ थोड़ा हल्का गर्म पानी ले रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हल्का गर्म पानी।
ठीक है। तो रिएक्शन होगी और ये बनेगा तो NH4Cl ही बनेगा, है ना। और साथ में जो हमने लिया था पानी हल्का गर्म था, वो ठंडा मिलेगा हमको, है ना। जो पानी हमने हल्का गर्म लिया था वो क्या होगा, ठंडा मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, ऊष्मा डिक्रीज हो गई, निकल गई है। और आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने को, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया के अंदर ऊष्मा का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ अर्थात इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है ऊष्मा की। तो ये हो गई हमारी ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया प्लस ऊष्मा शोषीय विक्रिया। अब हम एक और रिएक्शन की बात करेंगे 5th नंबर की आपकी, वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर आपको ध्यान रखना है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन से हटा देगा और वो अपनी जगह ले लेगा। तो हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। विस्थापित यानी कि हटा देगा, विस्थापित कर देता है, तो उसको हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हमने एक विलयन लिया था जो CuSO4 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने मिला दिया इस कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये AQ विलयन है, गाढ़ा विलयन, इसमें हमने मिला दिया क्या, Fe, फेरस मिला दिया, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये फेरस एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये अधिक क्रियाशील है और ये कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर को हटा देगा। देखो स्टूडेंट्स, Fe इसने जगह ले ली है और ये SO4 के साथ शिफ्ट हो गया, और जो कम क्रियाशील था आपका कॉपर, वो बाहर हो गया, है ना। तो ये था आपका फेरस सल्फेट, ये है आपका फेरस सल्फेट, और ये तो आपका तांबा, यानी कि क्या, कॉपर। तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। और एक और आप उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आपने FeSO4 लिया, FeSO4 का विलयन लिया, ठीक है, FeSO4 का विलयन लिया यानी कि फेरस सल्फेट। तो इसके अंदर आपने डाल दिया क्या, जिंक, है ना, जिंक डाल दिया, और कॉपर सल्फेट, हाँ फेरस सल्फेट के विलयन में जिंक डाल दिया आपने। जिंक अधिक क्रियाशील है और ये Fe कम क्रियाशील है, तो जाहिर सी बात है आपका जिंक सल्फेट बनेगा, है ना। तो ये जिंक सल्फेट बन गया, और जो था आपका Fe कम क्रियाशील था, वो हमारा बाहर निकल गया, ये S ठोस को बताता है। तो ये था आपका विस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे 6 नंबर की जो रिएक्शन है आपकी, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 6 नंबर की जो रिएक्शन है वो है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये तो थी विस्थापन अभिक्रिया, जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक विलयन से हटा दे रहा था। और अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। आयन होंगे वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब कि माइनस वाले प्लस इधर वाले से और प्लस वाले इधर माइनस वाले से शिफ्ट हो जाएंगे और नए यौगिक बनेंगे। देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। ठीक है, जैसे हम लिखें Ba बेरियम सल्फेट, और हम यहाँ पर लिखें NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, ये तो था आपका बेरियम सल्फेट, और ये था आपका सोडियम क्लोराइड। इनकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Na2SO4। यहाँ पर हमें Na2 लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका बनेगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ये तो है सोडियम सल्फेट, और ये है बेरियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ बेरियम सल्फेट था, वो बेरियम यहाँ से हट करके बेरियम क्लोराइड बन गया, और यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड था, सोडियम वाला Na आपका सल्फेट वाले के साथ शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं, हाँ, जैसे आपका Ba2+ होता है, और ये है आपका SO4 2- होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इतना बड़ा मैं प्लस लगा रहा हूँ इसके लिए, है ना, और 2Na तो 1+ होता है, और 2 लगाया है हमने तो 2+ हो गया है आपका ये, और साथ में आपका Cl है तो ये 1- होता है, तो ये 2 इसके साथ भी हैं, है ना, तो 2- का हो गया। अब ये जैसे हमने कहा BaCl2 बना, ये इसके साथ शिफ्ट हो गया, ये 2 हैं माइनस के और ये 2 हैं प्लस के, वो बेरियम क्लोराइड बना दिया। अब ये सल्फेट वाला 2 Na वाले प्लस वाले के साथ चला गया, ये 2 माइनस है और ये 2 प्लस है ना, तो ये इस प्रकार सोडियम सल्फेट बना दिया। तो इस प्रकार ये आयन थे, माइनस प्लस वाले ये आयन थे, और इनका क्या हो गया? आदान प्रदान हो गया, जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम 7वें नंबर रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम 7वें नंबर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उपचयन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है उपचयन अभिक्रिया, जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो या फिर देखो, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर क्या होगा? हाइड्रोजन की कमी होगी, कोई ना कोई एक आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। तो जैसे
हम यहाँ पर लेंगे, ये था आपका कॉपर यानी कि तांबा था ठोस, ठीक है। और इसको हमने, हाँ यहाँ पर इस डेफिनेशन लिखेंगे हम, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि, ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि या हाइड्रोजन तत्व की हाइड्रोजन तत्व की कमी होती हो तो उसको हम कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कहने का मतलब हाइड्रोजन तत्व की वृद्धि होगी, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि होगी। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर Cu, ये था आपका कॉपर, और इस कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर यानी कि तांबा, इसमें हमने मिला दिया जल, मिला दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, जल मिला दिया, रिएक्शन हुई तो ये बन गया CuO, है ना, CuO कॉपर ऑक्साइड। और साथ में हो गया हमारा ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, गैस G फॉर गैस, ठीक है। तो आपने देखा कि कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन हो गई, इट मीन्स ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यदि हम एक और बात करें, जैसे हम वो लिख रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया Zn, इसको हम मिलाएं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। तो भी क्या होगा देखना यहाँ पर, जैसे लिखा हमने क्या, ZnSO4, ये तो था आपका कॉपर सल्फेट, सल्फेट, और ये था आपका जिंक, ठीक है। तो ये बन गया जिंक सल्फेट, और बाहर निकल गया हमारा क्या, Cu। अब आप देख रहे होंगे इसमें Zn जिंक के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं थी, बट प्रोडक्ट में जिंक के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हम वापस आगे की बात करें, आगे का हम लिखेंगे अपचयन अभिक्रिया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 8वें नंबर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यह होगा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया ही कहते हैं। तो देखें, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तत्व की कमी होगी, इसमें ऑक्सीजन तत्व की कमी या हाइड्रोजन तत्व की वृद्धि होती हो, उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, है ना। या तो आपको ऑक्सीजन तत्व की कमी महसूस होगी या फिर हाइड्रोजन तत्व की वृद्धि आपको मिलेगी, तो इसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लेते हैं CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसके साथ मिला दिया, क्या मिला देंगे बोलो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिला दें, हाँ हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं इनके साथ।
तो हाइड्रोजन गैस मिलाने से क्या होगा, ये H2O हो जाएगा यानी कि जल बन जाएगा, और साथ में ये कॉपर इधर से निकल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ कॉपर के साथ अपने कॉपर ऑक्साइड के रूप में था, ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन तत्व हट गया। इस इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की क्या हो गई, इस तत्व के साथ कमी हो गई है। तो ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीजन तत्व की कमी, किसके साथ, ये आपको दिख रहा होगा Cu के साथ ऑक्सीजन यहाँ था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, कमी हो गई है। तो ये हो गया आपका 8वें नंबर का, जो हम कह रहे हैं क्या, अपचयन अभिक्रिया। तो अब हम वापस 90 नंबर रिएक्शन की बात करते हैं, जिसको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। 90वीं रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट भी है छात्रों, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। और रेडॉक्स अभिक्रिया हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन, जिसको हम क्या कहते हैं, उपचयन को ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हो, साथ साथ होती हो, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, उसको, और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या होगी, साथ साथ होगी, तो उसको हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखें, हम वापस इसी उदाहरण में ही इसको समझ सकते हैं। CuO है अपना, है ना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने मिला दिया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो साथियों, यहाँ पर हमारा H2O हो जाएगा, जिसको अपन कहते हैं जल, और इधर आपका निकल जाएगा क्या, बाहर Cu। तो देखेंगे आप, इस कॉपर के साथ अभी ऑक्सीजन है, और यहाँ जाके हमने देखा ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की कमी होना कहने का मतलब क्या है, अपचयन, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना होता है आपका अपचयन, ठीक है। और आप अभी यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन थी, और इसके साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन नहीं है, और अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई है प्रोडक्ट के अंदर। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, है ना, यहाँ पर हो रही है ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि, और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजन तत्व की कमी। तो आपको समझ में आया होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हो, तो यह है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। तो आगे का हम बताएं तो विकृत गंधिता के बारे में इस चैप्टर में पूछा जाता है। विकृत गंधिता कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई हमारे घी एवं तेलों से बनी हुई सामग्री होती है, वो सामग्री यदि हम खुले में छोड़ दें तो उससे ऑक्सीजन क्रिया कर देगी, और क्रिया करने से वो क्रिया करने से क्या होगा कि उनका उपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ जाएगी, तो वो सामग्री खराब हो जाएगी, हमारे खाने लायक नहीं रहेगी, और वो हमारे बीमारी का कारण बन सकती है। उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। समझ गए होंगे कि कोई भी तेलीय सामग्री या घी से बनी हुई सामग्री यदि हम खुले में छोड़ दें तो ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया करके उसको खराब कर देगी, उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। उससे बचाव के लिए हम क्या करेंगे कि जो तेल और घी से बने होंगे पदार्थ होते हैं, उनको हम
पैक करके रखेंगे, पैक वायुरोधी बर्तनों में पैक करेंगे। और उसका जैसे हम बताएं, जो चिप्स होते हैं वो तेल से बने होते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उनमें हम नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं, ताकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस जो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होने देगी, इसलिए उसके साथ मिला देते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, पदार्थों का क्षय एवं ह्रास होता है। ह्रास यानी कि कमी, और क्षय यानी कि वो नष्ट होने लग जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें जंग लगना भी शामिल होगा, संक्षारण के अंदर जंग लगना भी शामिल है। और संक्षारण जिसमें पदार्थों का क्षय एवं ह्रास होता है। तो जैसे उसका उदाहरण बताएं हम संक्षारण का, तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना। ये था हमारा आज का रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण से संबंधित फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा पूर्णांक 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और शेयर करेंगे आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।